संलेखना पद्धति क्या होता है? संलेखना जो अन्न जल त्याग दे। और तो अन्न जल त्याग दे और अन्न जल त्याग दे, बस वही ना। शरीर अन्न जल त्यागने त्यागने के के लिए बाद अन्न जल त्याग दे, वही। अन्न जल त्याग के अपना शरीर छोड़ देना, मतलब मृत्यु हो जाना, वो था संलेखना पद्धति। कहाँ गया था चंद्रगुप्त मौर्य? श्रावण वेला, श्रावण वेला। श्रवण बेलगोला। चंद्रगुप्त मौर्य वाले में एक पॉइंट लिखाना चाहिए था सुदर्शन झील के बारे में, वहाँ एक बार एक पॉइंट नोट करके लिख लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य में ही ये लिखाना है, सुदर्शन झील। नोट पॉइंट करके लिख लीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के एक राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। पुष्यगुप्त वैश्य। पुष्य। हाँ, पुष्यगुप्त। एक सेकंड। हाँ, अब हो गया। ने पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखिएगा, गिरनार अभिलेख के अनुसार। गिरनार अभिलेख के अनुसार, ये स्टेटमेंट गिरनार अभिलेख में लिखा हुआ है। गिरनार अभिलेख में एक स्टेटमेंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक राज्यपाल था पुष्यगुप्त वैश्य, इसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, बिंदुसार हो गया पूरा। अब अगला टॉपिक बनाइए। चाणक्य का लिखवा दिए, आपको लग रहा है चाणक्य के बारे में जितना जरूरी था हम लिखवा दिए हैं, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। विष्णुगुप्त बोलते हैं, अर्थशास्त्र लिखा, अर्थशास्त्र किससे रिलेटेड है, ये सब लिखवा दिए हैं। हाँ, ये सब और ज्यादा लिखवा जरूरत नहीं, बस उतना का ही जरूरत है। टॉपिक अगला टॉपिक। हाँ, तो अशोक। देखिए, बिंदुसार की मृत्यु अशोक के पिता का क्या नाम होगा? बिंदुसार। देखिए, बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए अशोक तथा उसके भाइयों के बीच, अमित तुम भी लिखो, अशोक तथा उसके भाइयों के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया।
क्या बोले? भाइयों के लिए, भाइयों के बीच सत्ता के लिए, मतलब सत्ता का उत्तराधिकार कौन बनेगा, कौन राजा बनेगा, उसके लिए भाइयों के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया, जो लगभग 4 वर्षों तक चला। सत्ता का संघर्ष 4 वर्ष, कब से कब तक? 272 बीसी से 268 बीसी तक। आगम कुआं अशोक तथा उसी उसके भाई, के क्या बोल रहे हैं? आगम कुआं, पटना में आगम हाँ, कुआं भी तो उसी लिए फेमस है। हाँ, आगम कुआं हम अशोक। लोगों का है। हाँ, अशोक का है। अशोक और उसके भाइयों के बीच सत्ता के उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। यह संघर्ष 4 वर्षों तक चला। कब से कब तक? 272 बीसी से 268 बीसी तक। क्लियर? अंततः 268 बीसी में अशोक सम्राट बना। अंततः अशोक सम्राट बना विजय होने के बाद। ठीक है, लिखिए, राजा बनने से पूर्व, राजा बनने से पूर्व अशोक, राजा बनने से पूर्व अशोक अवंती का राज्यपाल था। अवंती का राज्यपाल था। लिख लिए? उस समय उज्जैन था। हाँ, उज्जैन भी था। वो अवंती का राजा था। अवंती का इसको राज्यपाल बनाया था बिंदुसार ने। ठीक है ना? तो जो जो भाई था ना, उसको अलग अलग जगह का राज्यपाल बनाया था। तो अवंती का राज्यपाल लास्ट टाइम में ये था। और तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था, उसको भी दबाने के लिए सुसुम के साथ गया था अशोक। क्या था ना, लिखवाए थे कल, सुसुम और अशोक को। हाँ, हाँ, सुसीम और अशोक को विद्रोह दबाने के लिए तक्षशिला भेजा था। कल लिखवाए थे। तो 268 बीसी में अशोक राजा बना। अशोक जब राजा बना, उस समय उससे जस्ट पहले वो अवंती का राज्यपाल था। अवंती का राज्यपाल। अगला पॉइंट देखिए, अशोक के राजा बनने में, अशोक के राजा बनने में बिंदुसार का एक मंत्री, जो बिंदुसार के समय मंत्री था, बिंदुसार का एक मंत्री राधा गुप्त ने सहायता की थी। बिंदुसार का एक मंत्री राधा गुप्त ने सहायता की थी। लिख लिए? अशोक मौर्य वंश का सबसे चक्रवर्ती सम्राट बना। अशोक मौर्य वंश का सबसे महान शासक बना। सबसे महान शासक बना जिसने अखंड भारत पर
भारत उस समय खंडित नहीं हुआ था। इसने अखंड भारत पर उत्तर में हिंदूकुश की श्रेणी, उत्तर में हिंदूकुश की श्रेणी से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, तथा पूर्व में बांग्लादेश से दक्षिण में मैसूर तक, तथा पूर्व में बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान तक शासन किया। अफगानिस्तान और ईरान पर भी शासन चल रहा था अशोक का। अफगानिस्तान और पूरब में बांग्लादेश तथा पूर्व में, तथा पूर्व में बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान तक शासन किया। अफगानिस्तान ऑब्लिक ईरान तक शासन किया। अफगानिस्तान ऑब्लिक ईरान तक शासन किया। हो गया? हाँ। अशोक को चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। अशोक को चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। जिसका अर्थ होता है सम्राटों का सम्राट। डायरेक्ट पूछेगा सम्राटों का सम्राट किसको कहा जाता था? सम्राटों का सम्राट। हो गया सर? 2 मिनट के लिए सर हम लोग आउट होते हैं सर, थोड़ा सा वो पेरेंट्स आया है। हाँ जाओ। उत्तर में हिंदूकुश की श्रेणी, हिंदूकुश पर्वतमाला है। हिंदूकुश की श्रेणी से लेके दक्षिण में मैसूर कर्नाटक तक, पूरब में अभी जो वर्तमान का बांग्लादेश है, तो पूरा बांग्लादेश को लेकर पश्चिम में ईरान, अफगानिस्तान तक शासन था। मतलब ईरान और अफगानिस्तान जो अभी दो अलग देश है, उस समय भारत के शासनकाल भारत में ही था। अखंड भारत था उस समय। ठीक है? देखिए, अशोक के अभिलेखों में उसे देवनांग प्रिय तथा राजा कहकर संबोधित किया गया है। देवनांग प्रिय तथा राजा कहकर संबोधित किया गया है।
लिख लिए? पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। कभी कभी एक पॉइंट आ सकता है, उसकी माँ का क्या नाम था, कहीं कहीं पूछ देता है। भद्रांगनी। अशोक क्या? सुभद्रांगनी। हाँ, सुभद्रांगी। अच्छा, गी। हाँ, सुभद्रांगी माता का नाम। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। देवनाग प्रिय राजा। ठीक है। अब अशोक एकमात्र राजा था शुरुआत में उस समय का, जिसने अपने जो प्रजा है उसको अभिलेखों के माध्यम से संबोधित किया था। अब उस समय तो माइक कुछ था नहीं, तो अभिलेख में लिख देता था, जो भी प्रजा जाता था उसको पढ़ता था, उसके माध्यम से अपना सूचना देता था। तो नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, अशोक एकमात्र ऐसा शासक था, अशोक एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अपने अभिलेखों के सहारे अपनी प्रजा को संबोधित किया था। अपनी प्रजा को संबोधित किया था। हो गया? जिसने अपने अभिलेखों के सहारे अपनी प्रजा को संबोधित किया था। लिखिए, अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। दोनों पॉइंट जरूरी है, हो सकता है कोई एक पूछ दे। प्राकृत भाषा में लिखा गया था। लिख लिए? लिखिए, अशोक के 14 बृहद शिलालेख अशोक के 14 बृहद शिलालेख अशोक के 14 बृहद शिलालेख निम्नलिखित हैं। अशोक के, इसमें से एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया है कि किसमें क्या पॉइंट लिखा हुआ है। अशोक के 14 बृहद शिलालेख निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पहला शिलालेख। हाँ पहला क्या शिलालेख। नंबर 1? नहीं, ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे शिलालेख ऊपर में कॉलम लिखना है, और दूसरे साइड में लिख लीजिए विषय वस्तु। उसमें क्या लिखा हुआ था? विषय वस्तु। इसमें लिखा हुआ था प्रथम शिलालेख, दूसरा शिलालेख, 13वां शिलालेख, 14वां शिलालेख, ऐसे लिखना पड़ेगा। पहला शिलालेख, पहला शिलालेख, उसमें पशु बलि की निंदा की गई है।
पशु बलि की निंदा और दूसरा पॉइंट उसमें है सभी मनुष्य मेरी संतान हैं, मेरी संतान की तरह हैं। मनुष्य कहने का मतलब प्रजा। पशु बलि की निंदा कि पशु बलि नहीं करना चाहिए, और सभी मनुष्य मेरे संतान की तरह हैं। इसी में पहला में ही। हाँ, पहला में ये दोनों पॉइंट लिखा हुआ है। शिलालेख मतलब क्या होता है? एक पत्थर का बहुत बड़ा है, उसी में लिखवाया था। ठीक है। दूसरा शिलालेख इसमें चिकित्सा पे ध्यान दिया गया था। दूसरा शिलालेख का पहला वस्तु लिखिए, विषय वस्तु पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा, लोक कल्याणकारी कार्य। पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा, लोक कल्याणकारी कार्य। पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा, बोर्ड दिख रहा है? मानव चिकित्सा, लोक कल्याणकारी कार्य। बोर्ड का लिखा हुआ दिखता है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। लोक कल्याणकारी कार्य। ठीक है। और अशोक के उस समय जो और भी लोग राजा थे, किस किस वंश का? चेल, चोल, पांड्य, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र। केरल का अभी जो नाम है वो पुराना नाम था केरलपुत्र। सत्यपुत्र, केरलपुत्र। केरलपुत्र कहते हैं चेर लोगों को वहाँ। हाँ, ब्रैकेट में चेर। केरलपुत्र को चेर कहा जाता था। चेर की चर्चा चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र यानी चेर की चर्चा दूसरा शिलालेख में है। तीसरा शिलालेख, इसको याद करना है, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा शिलालेख में लिखा हुआ है अधिकारियों के बारे में। लिखिए, अधिकारियों की चर्चा। अधिकारियों की चर्चा। कौन अधिकारी? जो राजकीय अधिकारी होते हैं उनका। राजकीय लिखे? हाँ, राजकीय अधिकारियों की चर्चा। राजकीय अधिकारियों की चर्चा। कौन कौन सा मुख्य राजकीय अधिकारी होता था वो बाद में लिखा देंगे सब एक जगह। युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक, ये तीन को यहाँ लिख लीजिए। युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक। युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक, प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष, युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश। मतलब घूम घूम करके देखिए पब्लिक को क्या दिक्कत है। हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश। आप लोगों को बैठ कर नहीं खाना है, वेतन नहीं लेना है। घूम घूम के देखिए पब्लिक को क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको क्या चाहिए नहीं चाहिए।
दौरा करने का आदेश। चौथा। लिख लिए? हम्म, चौथा अभिलेख धर्माचरण के भेरीनाथ द्वारा धम्म का उद्घोष। धर्माचरण के भेरीनाथ द्वारा धम्म का उद्घोष। धम्म का उद्घोष। ये है हमारा चौथा भेरीनाथ शिलालेख। द्वारा भेरीनाद धम्म का उद्घोष। धम्म उद्घोष। का उद्घोष। पांचवा शिलालेख में लिखिए। धम्म महापात्रों की नियुक्ति। धम्म महापात्रों की नियुक्ति। धम्म महापात्रों की नियुक्ति। महामात्रों बोलते हैं। धम्म महामात्रों की नियुक्ति। महामात्रों की नियुक्ति। मौर्यकालीन समाज एवं अर्थव्यवस्था का वर्णन। मौर्यकालीन समाज एवं अर्थव्यवस्था ने वर्ण व्यवस्था। मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का वर्णन। इंडिका में कितना वर्ण में बांटा था समाज को? 7। उसी तरह से इसमें भी लिखा हुआ है पांचवा में, मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का वर्णन। छठा, आत्मनियंत्रण की शिक्षा। आत्मनियंत्रण की शिक्षा। छठा शिलालेख। आत्मनियंत्रण की शिक्षा। की शिक्षा। इसमें एक और पॉइंट लिखा हुआ था, प्रजा किसी भी समय राजा से मिल सकती है। प्रजा राजा। किसी भी समय राजा से मिल सकती है। मिल सकती है। सातवां, सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता की बात। सभी धर्मों के लिए
सहिष्णुता की बात। सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता की बात। नहीं दिख रहा। सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता की बात। आठवां इंपॉर्टेंट है। सम्राट के धम्म यात्राओं की चर्चा। कहाँ कहाँ घूमने गया था? धम्म यात्रा करने, जहाँ जहाँ बुद्ध का प्रमुख प्रमुख जगह था, हर जगह ये गया था। जैसे लुम्बिनी गया था, लुम्बिनी। बोधगया गया था। ठीक है, जहाँ जहाँ बुद्ध का मुख्य मुख्य जगह था, सम्राट गया था, इसलिए उसको बोलते हैं कहाँ कहाँ गया था, उसका सब चर्चा किया हुआ है। लुम्बिनी बोधगया का भ्रमण। आठवां शिलालेख में मिलता है जानकारी। नौवां शिलालेख। नौवां में लिखिए, धम्म समारोह की चर्चा। धम्म समारोह की चर्चा। धम्म समारोह की चर्चा। धम्म समारोह की चर्चा। सच्ची भेंट व शिष्टाचार का उल्लेख। सच्ची भेंट व शिष्टाचार का उल्लेख। सच्ची भेंट व शिष्टाचार का उल्लेख। उल्लेख। 10वां अभिलेख। अभिलेख नहीं, शिलालेख लिखेंगे। इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा और अधिकारी हमेशा प्रजा के बारे में सोचेंगे। राजा और अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। प्रजा के हित में सोचें। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट लिख लीजिए। इसमें इसमें ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई है। ख्याति मतलब प्रसिद्धि, गौरव मतलब अभिमान, अपने आप में अभिमान करना, कोई अच्छा काम करने के बाद गौरव है हमको इस काम पर। इसमें ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई है। तथा
धम्म की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। धम्म की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। धम्म की श्रेष्ठता पर बल किसमें दिया गया है? 10वां। ख्याति और गौरव नहीं चाहिए, प्रसिद्धि नहीं चाहिए, धर्म की श्रेष्ठता होनी चाहिए। धम्म मतलब बौद्ध धर्म, बुद्ध धर्म के बारे में। अब धम्म हर जगह कर रहा है, हर जगह धम्म की बात, यहाँ भी धम्म, यहाँ भी धम्म, यहाँ भी धम्म, हर जगह धम्म धम्म धम्म। आखिर धम्म है क्या? तो 11वां में मिलेगा, 11वां शिलालेख। धम्म की नीतियों का वर्णन। धम्म की नीतियों का वर्णन, क्या नीति है, कैसे धम्म का पालन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, 11वां शिलालेख। ठीक है। 12वां, स्त्री धम्मपात्र की नियुक्ति। स्त्री धम्मपात्र या महापात्र, महामात्र, स्त्री महामात्र की नियुक्ति। स्त्री महामात्र की नियुक्ति सर्वधर्म समभाव की व्याख्या। सर्वधर्म समभाव की व्याख्या। हो गया। 13वां, कलिंग युद्ध का वर्णन। लाइट इनफ है ना, कि लाइट जला रहे हैं? ठीक है। कलिंग युद्ध का वर्णन। पड़ोसी राज्यों की जानकारी। पड़ोसी राज्यों की जानकारी। लिखे हैं। हाँ, उसी में कलिंग युद्ध का वर्णन, पड़ोसी राज्यों की जानकारी, कोमा देकर के लिख लेना है। अपराध करने वाली आत्विक जातियों का उल्लेख। अपराध करने वाली आत्विक जातियों का उल्लेख। आत्विक मतलब शिकार करने वाला। आत्विक जातियों का उल्लेख। हो गया। और अंतिम शिलालेख 14वां, यह बृहद शिलालेख है, बहुत बड़ा शिलालेख है। 14वां शिलालेख। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दी। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दी।
प्रेरणा दी। ठीक है। अब लिखिए अशोक के लघु शिलालेख। एक बार पहले इसको बता देते हैं ताकि याद हो जाए, फिर लघु शिलालेख में जाएंगे। अमित आ गया है ना? सुनो अमित, अनम्यूट करो। हाँ सर। शिलालेख का मतलब होता है बहुत बड़ा शिला यानी चट्टान। उस चट्टान में उकेड़ उकेड़ करके बहुत सारा चीज लिखा हुआ था। तो अशोक ने जो बृहद मतलब होता है बड़ा, शिला मतलब पत्थर, और लेख मतलब जिसमें लिखा हुआ है, तो बहुत बड़े बड़े चट्टानों पे लिखने वाला जो शिलालेख है उसको हम लोग 14 को बोलते हैं कि 14 बृहद शिलालेख मिला है अशोक का। उसका नंबरिंग कर दिया, जब मिला तो उसका नंबरिंग किया। तो पहला शिलालेख जो नंबरिंग किया गया है उसमें 2 चीज लिखा हुआ है कि पशु बलि नहीं करना चाहिए, पशु बलि करना ठीक नहीं है, यानी पशु बलि की निंदा की गई है। क्या की गई है? पशु बलि की निंदा। दूसरा स्टेटमेंट उसमें लिखा हुआ है कि सभी मनुष्य मेरे संतान की तरह हैं। राजा ऐसे भी प्रजा का क्या होता है? पिता की तरह होता है। तो सभी मनुष्य यानी सभी जनता मेरे क्या है? संतान की तरह है। दूसरा शिलालेख में वो लिखवाया कि पशु चिकित्सा करना चाहिए। अगर कोई पशु बीमार है तो आप उसको इलाज करवाइए, आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप हमारे पास आइए। पशु चिकित्सा के बारे में लिखा हुआ है, मानव के चिकित्सा के बारे में लिखा हुआ है, और लोक कल्याण कार्य। लोक कल्याण कार्य मतलब क्या? पानी पीने का व्यवस्था नहीं है तो पानी पीने का व्यवस्था कीजिए, भोजन का व्यवस्था सही से किसी को नहीं रहता तो भोजन का व्यवस्था कीजिए, आवास का व्यवस्था नहीं है आवास का व्यवस्था कीजिए, सिंचाई के लिए पानी नहीं है तो नहर का व्यवस्था कीजिए। यानी लोक कल्याण के लिए जो भी कार्य है उसके बारे में भी किसमें लिखा हुआ है? दूसरा शिलालेख में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? दूसरा शिलालेख में लिखा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा एक और पॉइंट है, चोल, पांड्य, सतीपुत्र और केरलपुत्र, इनके बारे में भी जानकारी दिया हुआ है। चोल साम्राज्य, पांड्य साम्राज्य, सतीपुत्र साम्राज्य, जो सतीपुत्र में जो जिसका राज चल रहा था, केरलपुत्र, उन लोगों के बारे में भी ये जानकारी दिया हुआ है। क्योंकि ये तो मैसूर तक है ना, कर्नाटक के मैसूर तक ही इसका राज्य था। तो चोल का जो बगल में राज्य था, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, उधर जो राज्य चल रहा था उसके बारे में भी जानकारी कहाँ है? दूसरा शिलालेख में है। तीसरा शिलालेख क्या कहता है कि जो राजकीय अधिकारी थे 3-4 मुख्य, युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक, इन लोगों को एकदम डायरेक्ट आदेश दिया हुआ था कि आप लोग घर में बैठ के मत रहिए, 5 वर्ष आपको घूम घूम करके हर 5 वर्ष में क्या है देखना है कि क्या जरूरत है, पब्लिक ठीक है कि नहीं है, उसको क्या दिक्कत है, उसकी समस्याओं के बारे में जानकारी लेना है। तो हर 5वें वर्ष आपको दौरा करने का आदेश है। किसको? युक्त को, रज्जुक को और प्रादेशिक को। चौथा शिलालेख में है कि धर्माचरण कीजिए, धर्म के अनुरूप चलिए। ठीक है। धर्माचरण के भेरीनाथ द्वारा धम्म का उद्घोष, धम्म ये मानने लगे थे, बौद्ध धर्म को ये मानने लगे थे, तो बोले कि सब लोग इसमें आ जाओ, धम्म का आचरण करो। 5वां, धम्म महामात्रों की नियुक्ति। अब धम्म अगर चलाना है तो उसका कोई एक हेड नियुक्त किया जाना चाहिए। तो राजा धम्म महामात्र की नियुक्ति करते थे, तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति। इसके अलावा इसमें 5वां में है कि मौर्यकालीन समाज एवं उसका जो वर्ण व्यवस्था था, जातीय व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, उसके बारे में भी उल्लेख किया गया है। मौर्यकालीन साम्राज्य का समाज और वर्ण व्यवस्था के बारे में उल्लेख किसमें है? 5वां में है। किसमें है? 5वां। छठा शिलालेख में कहता है कि हमें आत्मनियंत्रण रखना चाहिए। हमें क्या रखना चाहिए? आत्मनियंत्रण। और प्रजा किसी भी समय राजा से मिल सकती है। अगर कोई बात है तो आप डायरेक्ट राजा से मिल सकते हैं 24x7। ठीक है, किसी भी समय। 7वां शिलालेख है कि सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता की बात करता है। सभी धर्म एक हैं, सब लोग मिलजुल करके रहिए। 8वां शिलालेख सम्राट के धम्म यात्राओं की चर्चा। अब जब गौतम बुद्ध के पूरा निकट आ गए, बौद्ध धर्म के बहुत पूरे निकट आ गए ये, तो ये जहाँ जहाँ गौतम बुद्ध का मुख्य जगह था वहाँ यात्रा करने के लिए जाते। जैसे अभी लोग कैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ जाता है, तो वो जहाँ जहाँ उनका मुख्य जगह था उस तरह से धम्म यात्रा किए। तो धम्म यात्रा के क्रम में वो नेपाल, लुम्बिनी भी गए थे, बोध गया भी गए थे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ गए थे उसके बारे में चर्चा है 8वें अभिलेख में। धम्म यात्रा की चर्चा किसमें है? 8वें अभिलेख। 8वां अभिलेख में। 9वां अभिलेख में धम्म के समारोह की चर्चा। अब कहीं गए तो वहाँ समारोह होता था, तो समारोह के बारे में भी चर्चा है। पहले धम्म यात्रा और धम्म यात्रा के बाद धम्म का समारोह। अब जब समारोह करने जाएंगे तो वहाँ शिष्टाचार भी होता है। राजा आया है तो भाई प्रणाम पाती चलेगा कि नहीं चलेगा?
तो सच्ची भेंट और शिष्टाचार इसका भी उल्लेख किया गया है नौमा में। धम्म समारोह, अगर समारोह में गए तो शिष्टाचार, ठीक है। सच्ची भेंट, समारोह में जाएंगे तो बहुत लोगों से भेंट होगा, तो भेंट और शिष्टाचार का उल्लेख किसमें है? नौमा में। 10वां में क्या कहा? 10वां में डायरेक्ट आदेश दिया हुआ है अशोक ने कि जितना राजा और अधिकारी है सब हमेशा प्रजा के हित में सोचिए, किसी और चीज के बारे में नहीं सोचना है। किसके बारे में सोचना है? प्रजा के हित के बारे में, और हमेशा सोचना है, हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचना है। 10वां अभिलेख में ये आदेश है, ये आदेश है उसका, सम्राट का, कि जो भी राजा और अधिकारी हैं सब प्रजा के हित के बारे में सोचिए। इसी में एक और पॉइंट लिखा है कि आप लोग ख्याति और गौरव की तरफ मत जाइए कि हम बहुत प्रसिद्ध हो जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो ख्याति और गौरव की निंदा की गई है 10वां अभिलेख में। ख्याति और गौरव की निंदा की गई है, और धर्म की श्रेष्ठता पर बल दिया गया कि धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। 11वां कहता है जब धर्म की श्रेष्ठता तक बात आ गई, ताकि धर्म की नीति क्या है बताइए हमको, तो धर्म की नीतियों के बारे में वर्णन है 11वां में। धर्म की नीति 11वां शिलालेख। 12वां शिलालेख में बोला कि महामात्र तो पहले पुरुष होते ही थे, अब इसमें बोला कि अब स्त्री महामात्र भी बनेंगी, तो स्त्री महामात्रों की नियुक्ति किया इन्होंने। और सर्वधर्म संभाव की भी व्याख्या करता है कौन सा? 12वां अभिलेख। स्त्री महामात्र और सर्वधर्म संभाव, ठीक है। 13वां में कलिंग युद्ध का वर्णन है, ये इंपॉर्टेंट है। कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें है? 13वां में। 13वां। और जब युद्ध की बात आएगी तो उसमें दूसरा बात और भी है कि जो आत्विक जाति है, आत्विक जाति जो लोग शिकार उकार करते थे, तो आत्विक जाति जो अपराध कर रहे हैं तो उनका व्याख्या क्या है? अपराध करने वाली आत्विक जातियों का उल्लेख किया गया है। अपराध करने वाली आत्विक जातियों का उल्लेख किया गया है 13वां में। और 14वां में डायरेक्ट बोल दिया कि हे भाई आप लोग सभी लोग धार्मिक जीवन व्यतीत कीजिए। राम भी जब सत्ता छोड़ने वाले थे, जाने वाले थे अपने लोग को, तो सब जनता को बुला करके बोले देखो भाई यहाँ सुखी हो और वहां भी सुखी रहना चाहते हो तो मेरा एक बात सुनो, और पूरा प्रवचन दिए थे सब, पूरा जनता को बुला करके। के बाद ही ना ये बौद्ध धर्म पूरी तरह अपना लिए थे। कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाए थे। तो अशोक ने जनता को क्या कहा कि आप लोग धार्मिक जीवन व्यतीत कीजिए। लास्ट वाले में 14वां में धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए बात किया, ठीक है। ये तो हो गया बहुत बड़ा शिलालेख है उसका। अब छोटा शिलालेख के बारे में बात कर लें। लिखिए लघु शिलालेख। लघु शिलालेख अब लघु जो है वो स्तंभ की तरह था, लंबा पिलर की तरह। तो लिखिए अशोक के काल के 7 स्तंभ शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के काल के 7 स्तंभ शिलालेख प्राप्त हुए हैं जो निम्नलिखित हैं। अशोक के काल के 7 स्तंभ शिलालेख प्राप्त हुए हैं। स्तंभ, हाँ 7 स्तंभ शिलालेख प्राप्त हुए हैं जो निम्नलिखित हैं। इसको भी कॉलम बना लीजिए। स्तंभ, या बगल में लिख लीजिए स्थल, कहाँ से मिला है और उसका विषय वस्तु, और उसका विषय वस्तु। या अवस्थिति, विषय वस्तु या अवस्थिति। सबसे पहले प्रयाग शिलालेख। प्रयाग, अस्थम या स्थल दोनों है, ऑब्लिक देखे।
प्रयाग स्तंभ लेख। और प्रयाग दूसरे में कहाँ क्या है? लिखे हुए हैं? विषय। विषय या अवस्थिति। विषय या अवस्थिति। अवस्थिति। प्रयाग। स्तंभ शिलालेख। प्रयाग स्तंभ लेख में देखिए, पहले यह कौशाम्बी में था। पहले यह कौशाम्बी में था। पहले यह कौशाम्बी में था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करवा दिया। अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करवा दिया। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है। दूसरा लिखिए, दिल्ली टोपरा अभिलेख। दिल्ली जगह का नाम है, टोपरा भी जगह का नाम है। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, या सीधे दिल्ली टोपरा नाम लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यह पहले टोपरा में था। यह पहले टोपरा में था, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली स्थानांतरित करवा दिया, या दिल्ली ले आया, कुछ भी लिख सकते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली स्थानांतरित करवा दिया, या दिल्ली ले आया, एक ही बात है। जिसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली ले आया। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली ले आया। ठीक है। एक मिनट आ रहे हैं, 1 मिनट सर। हाँ, ठीक ठीक ठीक। हामिद बोलो, लिख रहा है। जिसे फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले आया। ने शब्द अच्छा नहीं लग रहा। जिसे फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले आया। टोपरा में था, जिसे फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले आया। ठीक है। देखिए, इस पर, यानी इस स्तंभ लेख पर अशोक के 7 अभिलेखों का वर्णन है। अशोक के 7 अभिलेखों का वर्णन है। अभिलेखों का वर्णन है। कौन कहाँ है, किसमें क्या लिखा हुआ है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ था। ठीक है। एक और नाम है दिल्ली मेरठ।
ये तीसरा है क्या? हाँ ये तीसरा है। यह मेरठ में था, यह मेरठ में था, फिरोज शाह तुगलक इसे भी दिल्ली ले आया। पहले मेरठ में था, फिर हाँ फिरोज शाह फिरोज तुगलक। शाह तुगलक इसे भी दिल्ली ले आया। दिल्ली में रहता था, बोलता था मेरे सामने में रहेगा ये। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड है क्रिकेट का दिल्ली में, इसी के नाम पर फिरोज शाह कोटला ग्राउंड क्रिकेट का मैदान है। अब अगला 2 गो 3 गो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है रामपुरवा स्तंभ लेख। रामपुरवा स्तंभ लेख, रामपुरवा तो शायद चंपारण साइड है ना? शायद मतलब ध्यान नहीं है। हाँ वही है, ठीक है, चंपारण में ही है, चंपारण बिहार। रामपुरवा स्तंभ रामपुरवा, लेख चंपारण, चंपारण बिहार। बस इतना ही लिखना है। हाँ बस, कहाँ है वो पूछेगा। लौरिया अरेराज, मैचिंग में आता है अक्सर ये वाला, लौरिया अरेराज। अरे राष्ट्र बिहार में है। यहीं पे है, चंपारने में है, लौरिया अरेराज। एक और है लौरिया नंदनगढ़, ये भी है चंपारण बिहार। ये 6 जगह में 7 अभिलेख था, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 जगह में 7 अभिलेख। लाता विले, लास्ट में क्या लिखा? मैं फिर से, नंदनगढ़। हाँ लौरिया नंदनगढ़। चंपारण बिहार। नोट पॉइंट लिखिए। राजकीय घोषणाओं के रूप में, राजकीय घोषणाओं के रूप में कुछ लघु ग्रुप में स्तंभ लेख, कुछ लघु स्तंभ लेख, राजकीय घोषणाओं के रूप में कुछ लघु स्तंभ लेख स्तंभ सांची, लेख, सांची, कौशाम्बी, सारनाथ, कौशाम्बी। रुमिनदई, कौशाम्बी, सांची, कौशाम्बी, सारनाथ, रुमिनदई, रुमिनदई, दई, एक है निगलीवा, निगलीवा, कॉमा दे करके निगलीवा सागर, निगलीवा, निगलीवा गौ, निगलीवा सागर, ब्रैकेट में लिखेगा नेपाल की तराई, वहां तक राज्य था ना। निगलीवा सागर नेपाल की तराई से भी प्राप्त हुए हैं, से भी प्राप्त हुए हैं। लिख लिए? हो गया। एक और पॉइंट लिखना है, बराबर की पहाड़ी, बराबर
की पहाड़ी बराबर की पहाड़ी में अशोक के बराबर की पहाड़ी में अशोक के गुहा लेख भी मिले। गुहा मतलब पता नहीं। कैविटी, कैविटी जो पत्थर के बीच में कंदरा होता है, गुफा होता है, उसको बोलते हैं गुहा, गुफा या गुहा। तो गुहालेख भी मिले, मतलब जो पर्वत के अंदर जो कंदरा है, गुफा है, उसमें भी अंदर में लिख करके रखा था, क्योंकि उसको पता था लोग इसमें घुस करके रहेगा, आराम करेगा, तो वहां भी लिखा हुआ था, तो उसको बोले गुहालेख। तो बराबर की पहाड़ी में अशोक के गुहालेख भी मिले हैं। गुहालेख मिले हैं। लिख लिए? अब देखिए, अभी हम एक बात बोल रहे थे कि जितना भी शिलालेख है, बृहद शिलालेख हो चाहे लघु शिलालेख हो, हर में लगभग लगभग देवनांग प्रिय नाम लिखा हुआ है अशोक के बारे में। अशोक का क्या नाम लिखा हुआ है? देवनांग प्रिय। देवनांग प्रिय जितना भी शिलालेख है मैक्सिमम में उनका नाम लिखा हुआ है देवनांग प्रिय। देवनांग प्रिय का क्या अर्थ होता है? देवनांग प्रिय का क्या अर्थ होता है? देवताओं, देवताओं को प्यारा, देवों का प्यारा। हाँ, देवों का प्यारा। तो जितना भी अभिलेख है, शिलालेख है, सब में मैक्सिमम में देवनांग प्रिय लिखा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे उसका व्यक्तिगत नाम का भी उल्लेख किया गया है, व्यक्तिगत नाम का उल्लेख। तो लिख लीजिए नोट पॉइंट करके। अशोक के अधिकांश शिलालेखों में, अशोक के अधिकांश शिलालेखों में उन्हें देवनांग प्रिय कह के संबोधित किया गया है। उन्हें देवनांग प्रिय कहकर संबोधित किया गया है। परंतु परंतु मास्की, गुर्जरा, मास्की कौमा गुर्जरा, नेट्टूर, नेट्टूर, नेप्टूर, हाँ नेट्टूर, टोटो संयुक्त, नेट्टूर तथा उदय गोलम, उदय गोलम, मास्की, गुजरा, नेट्टूर तथा उदय गोलम अभिलेखों में उनके व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किया गया है। व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किया गया है। मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उदय गोलम, व्यक्तिगत नामों का व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किया गया है। किया गया है। एक और टेबल बनाइए। पहले टॉपिक का नाम लिखिए, अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजे गए धर्म प्रचारक, भेजे गए धर्म प्रचारक। हम लोग सिर्फ वही टॉपिक को छू रहे हैं जहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। धर्म प्रचारक, नाम, क्षेत्र।
महारक्षित, महारक्षित। पूछेगा कि महारक्षित को कहाँ भेजा गया था? यवन देश। या यवन देश अशोक ने धर्म प्रचार के लिए किसे भेजा था? तो महारक्षित को। ठीक है, यवन देश धर्म प्रचार के लिए किसे भेजा था? तो महारक्षित को। यवन, यवन देश। दूसरा नाम है धर्म रक्षित। धर्म रक्षित, इसको भेजा गया था अपरांतक। अपरांतक, हाँ अपरांतक नहीं दिख रहा है क्या? नहीं सर। महाधर, अब दिख रहा है? वीडियो ही नहीं चल रहा है। हैं? यहाँ तो चल रहा है। अमित, वीडियो चल रहा है कि नहीं तुम्हारा? हाँ अब हो गया। महाधर्म रक्षित। क्या बोले सर? महाधर्म रक्षित, वीडियो चल रहा है कि नहीं? नहीं, हम थोड़ा सा ऐसा लिख नहीं रहे हैं, वो पेरेंट्स आया उससे हम बात कर रहे हैं। अब आगे है बीच अच्छा में। ठीक है। महाराष्ट्र, यूट्यूब से देख लेना। महादेव, इसको मैसूर भेजा था। मैसूर, इसका पुराना नाम है महिष मंडल। महिष मंडल, मैसूर का पुराना नाम महिष मंडल। महारक्षित, धर्म रक्षित, महाधर्म रक्षित, महादेव। मंझिम, 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 हिमालयवर्ती देश। हिमालय के आसपास जो भी देश था वहाँ, हिमालयवर्ती देश। मंझिम। अगला नाम हम सिर्फ लिखेंगे, कहाँ भेजे थे वो नहीं बताएंगे। महेंद्र, कौन था महेंद्र? श्रीलंका, बेटा। पुत्र। श्रीलंका। किसका? हाँ, श्रीलंका श्रीलंका का भेजे पुराना थे। नाम लिखा। हाँ, श्रीलंका का पुराना नाम सिंहली देश, सिंह का देश, श्रीलंका। और यहाँ किसको भेजा था? बेटी। नाम? नाम क्या था उसका? कौन सी ट्रेन चलती है पटना से बेंगलोर? बोर्ड नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है। कौन सी ट्रेन चलती है पटना से बेंगलोर? साप्ताहिक ट्रेन है, संघमित्रा एक्सप्रेस। हाँ। नेपाल खुद अशोक गए थे। अशोक खुद नेपाल गए थे धर्म प्रचार करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी गए थे। मझंतिक, मंझंतिक, इसको उधर कश्मीर साइड भेज दिया था। कश्मीर,
अफगानिस्तान, मंझ- मनझंतिक, अफगानिस्तान नहीं, गांधार लिख देते हैं उधर, गांधार है वहीं पर, लेकिन गांधार नाम ज़्यादा पूछता है। अफगानिस्तान में ही है गांधार। अच्छा, कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी, जो एरोप्लेन हाईजैक करके उतारा था, कांधार एयरपोर्ट, कांधार, उसी तरह से गांधार। ठीक है। सोन तथा उत्तरा, दो लोग थे, इस सबको कहाँ भेजा था? सोन तथा उत्तरा को, सोन तथा उत्तरा। स्वर्ण भूमि, जानती हैं किस देश को कहा जाता है स्वर्ण भूमि? स्वर्ण म्यांमार भूमि, को। स्वर्ण भूमि कहा जाता है म्यांमार को। म्यांमार। हम्म। आज इतना ही करते हैं, इतना याद कर लेना है। ठीक है सर। नेपाल खुद अशोक गए थे, नेपाल धर्म प्रचार करने के लिए खुद अशोक गए थे। अशोक। अपना बेटा बेटी को भेजे थे श्रीलंका, और बाकी श्रीलंका। महारक्षित, ये पूछता है महारक्षित वाला, कई बार पूछा हुआ है। इसको यवन देश भेजा था, धर्म रक्षित को अपरांतक, और महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र, महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र, महादेव को मैसूर, मैसूर का पुराना नाम महिष मंडल, मंझिम को हिमालयवर्ती देश। ठीक है। अशोक खुद नेपाल, बेटा और बेटी सिंघली देश यानी श्रीलंका, मनझंतिक कश्मीर, कश्मीर साइड गया था, कश्मीर और गांधार। सोन तथा उत्तरा को, सोन तथा उत्तरा को स्वर्ण भूमि भेजा था, स्वर्ण भूमि बोलते थे म्यांमार को। इतना याद कर लेना है सर। ठीक है सर। कहते क्या पेज लिखा है सर? अब हमको थोड़ी पता, पेज हम थोड़ी गिने हैं।